शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊँ, मैं भी एकदम छीन टपाक डमडम। दोस्तों, आज हम करेंगे क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। समझो, लास्ट एक जो वीडियो बनाया था उसमें एक बात बोलना रह गया था कि ये जो क्वालिटी कंट्रोल है ना, चैप्टर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये ना कम से कम 5 मार्क के लिए तो आता ही है, जनरली ये 10 मार्क्स तक आ सकता है। ठीक है, तो 5 से 10 मार्क, 5 to 10 मार्क्स इस चैप्टर को पढ़ के आप सिक्योर कर सकते हैं बहुत आराम से। बहुत मजा आएगा आपको ये चैप्टर करने में। नाम से शुरू करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि ये जो सीए है ना, वो एक एश्योरेंस देते हैं। तो ये जब एश्योरेंस देते हैं, एक रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट में एश्योरेंस देते हैं, तो ये एश्योरेंस के ऊपर लोगों को भरोसा होना चाहिए ना। उनको लगना चाहिए कि ये बंदे ने सच में काम अच्छे से किया है, इसने सच में एक अच्छा ऑडिट किया है, एक अच्छा रिव्यू किया है। तो उसको जो एश्योरेंस आना है ना, उसके एश्योरेंस आने के लिए ये तो समझना पड़ेगा कि ये जो काम हुआ है ना, एक काम क्वालिटी का हुआ है, एक काम एक नंबर क्वालिटी का हुआ है, एक काम बहुत बढ़िया हुआ है। तो इस वजह से क्या किया है, आईसीआई ने एक स्टैंडर्ड निकाला। ये जो क्वालिटी है ना, ये कम ना हो, इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्टैंडर्ड निकाला, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जिसका नाम दिया है एक SQC 1, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्योंकि क्वालिटी की बात जब आती है तो एक नंबर काम होना चाहिए। तो SQC 1 की जब बात आती है तो SQC 1 में क्या है, SQC 1 सिंपल सी बात बोलता है कि जो तुम क्वालिटी कंट्रोल करना है ना, उसको, उसका जो सिस्टम है ना, उसका सिस्टम को तुम एस्टेब्लिश करो। तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल जो है ना, SQC, ये बोलता है कि फर्म तुम क्या करो, क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है ना, सिस्टम उसको एस्टेब्लिश करो। ठीक है, तो अभी जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारा बॉडी एक सिस्टम है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स मिलके एक साथ आते हैं, एक पर्पस के लिए काम करते हैं। जैसे हमारा बॉडी है, इसमें तुम्हारा लिवर है, आंखें है, कान है, ये सब चीज़ें एक साथ आके एक पर्पस के टुवर्ड्स मूव करती है। छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर काम करते हैं, एक सिस्टम बन जाता है। जैसे सिस्टम तुम्हारा लैपटॉप रहेगा, जैसे तुम्हारा मोबाइल रहेगा, तो मशीन वगैरह ये सब क्या है, सिस्टम है। वैसे ही क्वालिटी कंट्रोल का एक सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है, किसने, सीए के फर्म ने। तो इस बात को समझो कि यहाँ पे तो पार्ट्स मिलके नहीं आएंगे, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएंगे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। देखो, फर्म शुड एस्टेब्लिश क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। तो ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे QCS का मतलब क्या है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, एंड SQC का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। शॉर्टकट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो SQC 1 में क्या बोला है कि हमने QCS को इस्टेब्लिश करना है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है। तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, सिस्टम में क्या होता है, हमने देखा पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। कैसा डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें जिसमें होगा तुम्हारा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इसमें क्या होगा, तुम्हारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा तुम्हारा, इस डॉक्यूमेंटेशन में होंगे तुम्हारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मतलब इसमें क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगे, कि वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में तुम्हारे ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट को इंक्लूड करना है। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसको समझो। ठीक है, इसमें एक है लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है इथिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, इसके रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को क्या करना है, तुमने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये सिस्टम तुम बनाओ, इसको डिज़ाइन करो एंड ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, मतलब तुमने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करना है, ऑपरेशन में लाना है, एंड जो होगा तुम्हारा सिस्टम जो तुम बनाओगे, उसको क्या करना है, डिज़ाइन करना है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना है तुम्हारे फर्म में। अगर हम इम्प्लीमेंट ना करें तो, या फिर हम ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर में गड़बड़ करें तो क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे ना कुछ कुछ अथॉरिटी आते हैं। कौन से अथॉरिटी आते हैं, जैसे कि पीयर रिव्यू बोर्ड होता है। पीयर रिव्यू बोर्ड क्या होता है, कि आईसीआई ने एक बोर्ड बनाया है कि तुम है ना, तुम क्या करो, ये जो सीए फर्म जो
क्वालिटी कंट्रोल बनाते हैं ना, उसको जाके चेक करो कि इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ठीक से बनाया क्या, इनके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इस स्टैंडर्ड के हिसाब से है क्या। तो पीयर रिव्यू बोर्ड आता है जिसमें आईसीआई के कुछ, आईसीआई मतलब देखता है कुछ लोगों को भेज के उनको रिव्यू करवाता है, जो तुमने क्वालिटी सेट किया है वो क्वालिटी अप टू द मार्क्स है क्या, वो सब चीज़ें हो जाती है। कभी कभी है ना क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी चेक करता है, QRB क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करता है कि क्या सीए फर्म अच्छे से काम कर रहे हैं क्या, क्या आईसीआई के जो मेंबर्स है क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं क्या, वो क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं क्या। इसके लिए वो क्या करता है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड आता है जिसमें कुछ जो बोर्ड है ना उसमें कुछ सीए के आईसीआई के कुछ मेंबर होते हैं एंड कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं। तो एक तो पीयर रिव्यू बोर्ड आके तुमको चेक करेगा, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड आके चेक करेगा, नहीं तो एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है ना, वो तुमको चेक करेगा अगर तुम्हारा फर्म बहुत बड़े कंपनीज का ऑडिट कर रहा है तो ये क्या है, ये जो मैकेनिज्म है वो तुमको रिव्यू करेगा, मतलब तुमने जो क्वालिटी मेंटेन किया है कि नहीं किया है ना उसको चेक करने के लिए जो आएंगे। ये हम ये चैप्टर के एंड में देखेंगे कि क्या क्या ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तुमको इसको फॉलो करना है, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे और वो फिर आके तुमको डांट लगाएंगे, ठीक है। तो इसको तुमको फॉलो करना है। अभी समझते कि ये जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो क्या है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स किसके रिलेटेड होने चाहिए। लेकिन मैंने बोला था कि ये ना फर्म ने इस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है, तो फर्म शुड एस्टेब्लिश। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC1 एंड दूसरा है SA 220, ठीक है। एक है SQC1 एंड दूसरा है SA 220। तो यहाँ पे SQC1 है ना, SQC1 ये फर्म के लेवल पे अप्लाई हो जाता है। वो बोलता है कि वो फर्म जो ऑडिट करती है, रिव्यू करती है, फिर अदर एश्योरेंस सर्विसेज देती है एंड फिर तुम्हारे रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट में जाती है। अगर ये फर्म ये सारे ऑडिट ये सारे एंगेजमेंट परफॉर्म करती है ना, तो उसने क्या करना है, उसका क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये स्टैंडर्ड आया SQC1। लेकिन यहाँ पे हमने बोला था कि ऐसे क्या है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो ऐसे के बीच में भी एक ऐसे उन्होंने डाल दिया कि ऐसे सिर्फ तू ऑडिट की क्वालिटी की चिंता कर। तो एक सिर्फ स्पेसिफिक ऑडिट के लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसे को अलोकेट किया जो कि सेम टू सेम SQC1 जैसा ही है। मतलब तुम SQC1 करोगे तो SA 220 की चिंता तुम छोड़ दो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम तीन चीज़ें देखेंगे, एक SQC1, दूसरा SA 220 और फिर इनको रिव्यू करने वाले PRB QRB एंड NFRA जो सिस्टम हम एंड में देखेंगे छोटा सा, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे हम SQC1 देखेंगे, SA 220 देखेंगे। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि SQC1 है ना फर्म लेवल पे अप्लाई हो जाता है एंड SA 220 है ना एक ऑडिट के लिए अप्लाई होता है, एक ऑडिट एंगेजमेंट के लिए। तो फर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फर्म का है, ठीक है। लेकिन एक बात समझो कि फर्म में आता कौन है, ठीक है। अभी है ना एक सीए फर्म है, ठीक है। ये सीए फर्म में क्या होगा, तुमने देखा रहेगा कि जनरली 3-4 पार्टनर आते हैं, तो 3-4 पार्टनर एक साथ आते हैं, फर्म बनाते हैं। लेकिन 3-4 पार्टनर क्या करते हैं, एक बंदे को, एक पार्टनर को क्या बोलते हैं कि तू मैनेजिंग पार्टनर बन, नहीं तो तू CEO बन। तो क्या कर, इस फर्म के सारे एग्जीक्यूटिव काम को संभाल, इसके तू मैनेजिंग पार्टनर लेवल पे बैठ जा और इसका तू क्वालिटी का सबका ख्याल रख। तो ये जो सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर है ना, ये सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर है ना, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है लीडर, ये तुम्हारे फर्म का लीडर है, ठीक है। तो इसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है क्योंकि ये टॉप ऑफ द फर्म है ना, फर्म के टॉप 10 में बैठ जाता है। तो यहाँ पे है ना ये लीडर बन जाता है, तो यहाँ पे इसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि फर्म की क्वालिटी को मेंटेन करे। तो ये लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे वही बात आती है कि यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी आएगी, फर्म की आएगी। तो यहाँ पे पकड़ेंगे किसको, CEO मैनेजिंग पार्टनर। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है तो सब में डिवाइड होगी, लेकिन पहले किसको पकड़ेंगे, CEO मैनेजिंग पार्टनर। अब एक बात समझो, ऑडिट तो हमने वैसे अच्छे से देखा नहीं है, लेकिन बात समझो कि एक है ना एक रेस्टोरेंट में तुम जाते हो, ठीक है। अगर रेस्टोरेंट में झगड़ा होता है तो कौन आएगा, झगड़ा सुलझाने के लिए मैनेजर आएगा। तो झगड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पार्किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है एक रेस्टोरेंट में, वो होती है मैनेजर की, ठीक है। वो रेस्टोरेंट के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, उस रेस्टोरेंट में जो डिश बनती है
उस रेस्टोरेंट में जो डिश बनती है, जो भी सब्जी बनती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी आती है? उसकी जिम्मेदारी आती है तुम्हारे किसकी? शेफ की, ठीक है। तो यहाँ पे शेफ जो है ना, शेफ की जिम्मेदारी किसकी है? उस डिश बनाने के लिए। बाकी सबकी जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजर की है। तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही ऑडिट के केस में या फर्म के केस में क्या होता है, तीन चार पार्टनर है, तीन चार पार्टनर है, लेकिन क्या होगा, तीन चार पार्टनर, ऑडिट एक ही बंदा करेगा, एक ही बंदा साइन करेगा, उसकी ही टीम ऑडिट करेगी। तो यहाँ पे तीन चार बंदे नहीं, एक बंदा जो खुद ऑडिट रिपोर्ट पे जाके साइन करेगा ना, वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। तो ये एसक्यूसी वन में क्या होता है, तुम्हारे सारे फर्म के लिए अप्लाई होता है। इसलिए फर्म में जो टॉप को है उसको पकड़ेंगे किसको? सीईओ, मैनेजिंग पार्टनर। रिस्पॉन्सिबिलिटी चारों का है, पकड़ेंगे किसको? सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर को। लेकिन जब ऑडिट की बात आती है ना, तो ऑडिट में कुछ खराबी होती है तो किसको पकड़ेंगे? एंगेजमेंट पार्टनर को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना, एंगेजमेंट पार्टनर को ऐसे 220, ऐसे 220 में क्या होगा, ऐसे 220 में जबकि वो ऑडिट की बात कर रहा है, तो ऑडिट में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एंगेजमेंट पार्टनर। तो ये जो बंदा आता है, जो साइन करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेता है, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। लेकिन ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना, ये खुद से सारा काम नहीं कर सकता है। तो क्या करेगा, अपने अंडर कुछ लोग लेगा, ठीक है। उन लोगों के यहाँ से उन लोगों से वो काम करवा के लेगा, ठीक है। अब ये जो लोग उस ऑडिट के ऊपर जो काम करेंगे ना, उनको क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट टीम। वो जो एंगेजमेंट के ऊपर जितने सारे लोग काम करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम? एंगेजमेंट टीम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बात समझो, यहाँ पे ये हमने कंसेप्ट समझा एंगेजमेंट टीम, एक समझा हमने एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। अभी ये जो एस क्यू सी वन है ना, ये एस क्यू सी वन किसके लिए एप्लीकेबल है? मैंने बोला ऑडिट, रिव्यू, ऑदर एश्योरेंस एंड तुम्हारे रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में, वो सारे इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है एस क्यू सी वन। और एस ए 220 सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। स्कोप में क्या आ जाता है? स्कोप में मैंने बोला कि ये जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम को इस्टेब्लिश करना इसके स्कोप में आ जाता है। ये सिस्टम फर्म के लेवल पे होगा, ये फर्म के लेवल पे होगा। और उसी सिस्टम के कुछ क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स जो है ना, वो अगर ऑडिट एंगेजमेंट को एप्लीकेबल होते हैं तो वो स्कोप में किसके आएंगे? वो ऐसे 220 के स्कोप में आएंगे, ठीक है। तो ये एस क्यू सी वन किसके साथ डील करता है? वो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को उसके पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स एज अ फर्म सेट करने में उसके हेल्प करता है। और ये जो ऐसे 220 है ना, ये क्या बोलता है कि एंगेजमेंट टीम है ना, एंगेजमेंट टीम ने वो क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स है ना, उसको क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से। जो तुमने प्रोसीजर्स को अच्छे से डिज़ाइन किया है ना, उसको एंगेजमेंट टीम ने, मतलब तुम्हारे जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने अच्छे से इम्प्लीमेंट करने हैं और उसको देखने की जिम्मेदारी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की है, ठीक है। तो ये जो है ना एस क्यू सी वन क्या है? सीने को नॉन, मतलब ये इसेंशियल है। इसके बेसिस पे ही SA 220 बनेगा। मतलब ये SA 220 के लिए SQC1 होना इम्पोर्टेंट है। और SA 220 है ना, इज प्रीमाइज्ड, मतलब बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ SQC1, ठीक है। तो SQC1 के ऊपर SA 220 है और SA 220 SQC1 के ऊपर बेसिस है, ठीक है। इतनी सी बात है, ये हमारा डिफरेंस है। अभी जाते हैं SQC1 में। SQC1 नाम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स, मतलब फर्म की क्वालिटी कंट्रोल है। कौन सा फर्म? जो परफॉर्म करता है ऑडिट, ऑडिट और क्या? रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या? तुम्हारे अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड तुम्हारे रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, ठीक है। अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, तो उसके ऊपर तुम्हारा एसक्यूसी है। तो नाम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स दैट परफॉर्म्स ऑडिट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, ठीक है। तो इसमें ऐसे SQC1 में स्टैंडर्ड ने क्या बोला है? बोला है कि फर्म ने एस्टेब्लिश करने हैं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन टू प्रोवाइड इट विथ रीजनेबल एश्योरेंस दैट, ठीक है, द फर्म एंड its personnel comply with PRL and that reports issued by the firm or engagement partner are appropriate in circumstances। क्या बोला कुछ नहीं समझा। अभी देखो, फर्म ने क्या करना है? ये फर्म का जो एंगेजमेंट टीम है या फर्म में जितने लोग हैं, कौन से लोग हैं? देखो,
ए फर्म है, उसमें सीईओ मैनेजिंग पार्टनर है। वैसे तो उसमें कितने लोग हैं, देखो यहाँ पे 3 पार्टनर है, एक एंगेजमेंट पार्टनर होगा, एक सीईओ मैनेजिंग पार्टनर और दूसरा एक पार्टनर रहेगा। ये दूसरा पार्टनर क्या है, किसी और एंगेजमेंट के ऊपर वो काम करता रहेगा। ये एंगेजमेंट पार्टनर के नीचे 3 लोग हैं, वो सीनियर होंगे, उनके नीचे कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे आर्टिकल्स वगैरह बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इनके लोग अलग अलग हो सकते हैं, वो सब मिलके क्या होगा, तुम्हारा एंगेजमेंट टीम होगा। तो ये जो फर्म है और उसके पर्सनल है ना, उसने कंप्लाई करना है PRL को। किसको? PRL को। ये PRL क्या है? P मतलब क्या, तुम्हारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। R&L क्या है तुम्हारा? R&L है तुम्हारा रेगुलेटरी रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे पी क्या है तुम्हारा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। REL क्या है, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। मतलब यहाँ पे क्या आता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कौन से, हमने देखा कि ये से आते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, SRES स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, SRE, SAE, SQC, ये सारे तुम्हारे क्या है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है। फिर रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे तुम्हारा कंपनीज एक्ट आ गया, कंपनीज एक्ट आ गया, या फिर सेबी के कुछ रेगुलेशन आ गए बहुत सारे, जहाँ पे भी तुम्हारा जो भी लीगल रिक्वायरमेंट आ जाता है या फिर रेगुलेटरी कुछ आ जाता है, तो वहाँ पे तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं ना, ये जो एंगेजमेंट टीम है, ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है, तो फर्म ने और उसके सारे एम्प्लॉयज़ बोलो, उनके सारे एम्प्लॉयज़ ने क्या करना है, इस PRL को कंप्लाई करना है, PRL का ध्यान रखना है, मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर रह के काम करना है, ठीक है। तो ये तो पहली बात आती है। और एंड में क्या जाता है तुम्हारा, एंड में जाता है रिपोर्ट। तो जो फर्म से रिपोर्ट इशू होता है ना, फर्म से या फिर एंगेजमेंट पार्टनर जो रिपोर्ट इशू करेगा ना, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए गिवन सर्कमस्टांसेस में। ये अप्रोप्रिएट कैसे होगा, हमको चैप्टर जो रिपोर्टिंग का चैप्टर है ना, वहाँ पे जाके समझेगा कि ये यहाँ पे मतलब जो रिपोर्ट इशू होता है वो क्वालिफाइड होता है, अनक्वालिफाइड होता है, एडवर्स ओपिनियन जाता है, जो भी ओपिनियन जाता है, उस जो ओपिनियन जाना चाहिए उसी ओपिनियन के हिसाब से गया है, ठीक है। अगर रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू है, तुम्हारा अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, तो अनमॉडिफाइड के हिसाब से जाना चाहिए। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन करने की ज़रूरत है तो मॉडिफाइड ओपिनियन के हिसाब से जाना चाहिए। तो ये दो चीज़ें तुम जब क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश करोगे ना, तो मोटा मोटी हमको ये चाहिए कि ये तुम्हारा PRL के हिसाब से कंप्लाई हुआ है एंड तुम्हारा रिपोर्ट अच्छे से गया है। तो इससे हमको एक आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस आना चाहिए, एक रीजनेबल एश्योरेंस आना चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस आना चाहिए कि फर्म के लोग PRL का कंप्लाई करते हैं एंड जो रिपोर्ट्स है ना वो अप्रोप्रिएट है गिवन सर्कमस्टांसेस में, एंड पर्सनल कंप्लाई करते हैं PRL। तो फर्म ने क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है, ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो एक रीजनेबल एश्योरेंस दे दे कि तुम्हारे पर्सनल कंप्लाई करते हैं PRL को, एंड रिपोर्ट जो तुमने इशू किया है वो अप्रोप्रिएट है इन सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। तो अभी हमने बात करी थी, अभी हमने क्या बात करी थी कि ये जो CEO मैनेजिंग पार्टनर है ना, ये लीडर है, ठीक है। तो इसकी कुछ जिम्मेदारी आती है, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा, ठीक है, इसकी कुछ जिम्मेदारी आती है, इसके बारे में आगे जाके देखेंगे। अभी ये जो टीम है ना, ये पूरी टीम इसकी, तो यहाँ पे कुछ बात आती है, यहाँ पे कौन सी बात आती है, यहाँ पे बात आती है तुम्हारे इथिकल रिक्वायरमेंट की। अभी ये इथिकल रिक्वायरमेंट क्या है, इथिकल रिक्वायरमेंट क्या है, इसको हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल इथिक्स में तो हम इसके ऊपर हर एक पार्ट के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना समझो, इसमें से एक मेजर पॉइंट आता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब क्या, कि तुम और जिस कंपनी का तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम अगर एंगेजमेंट पार्टनर हो, तुम एंगेजमेंट टीम में कहाँ पे हो, तुम फर्म के पर्सनल में कहाँ पे हो, तुम और जो कंपनी है ना उसके बीच में रिलेशनशिप अगर होगा, कैसा भी रिलेशनशिप, या तो पैसे का होगा या फिर दूसरा कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप है। अगर ये रिलेशनशिप आता है, एक अगर रिलेशनशिप आता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ना तुम क्या करोगे, थोड़ी चीज़ें ना मैनेज करने की कोशिश करोगे। वो कंपनी क्या करेगा, बोलेगा भाई देख, हमारा इस बार थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन तू रिपोर्ट सही से दे दे, बाकी हम
कर लेंगे सेटल, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है तो ये गड़बड़ ना हो, इसके लिए भी तुमको कुछ कुछ पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारे टीम में कोई ऐसा तो नहीं कि उस कंपनी के साथ जुड़ा है। तो फर्म को सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। फर्म को देखना पड़ेगा कि हमारा पूरा फर्म क्या इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करता है क्या। इथिकल रिक्वायरमेंट जितने सारे भी है जो कोड ऑफ एथिक्स से आते हैं, तो कोड ऑफ एथिक्स में जितने सारे इथिकल रिक्वायरमेंट बोले हैं क्या उसको कंप्लाई करता है क्या, ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में एक बात समझो कि अभी ये क्लाइंट है, ठीक है। यहाँ पे एक क्लाइंट है, बड़ा वाला क्लाइंट है। ये क्लाइंट आता है तुम्हारे फर्म के पास, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट आ गया तुम्हारे फर्म के पास और तुम्हारे काम के पास, फर्म के पास आके बोलता है कि मेरा एक काम करो, ठीक है। यहाँ पे एक काम लेकर आ गया, क्या लेके आ गया, काम लेके आ गया, वर्क, या फिर मैं इसको बोलूँ एक एंगेजमेंट लेकर आ गया, काम लेकर आ गया। अब जैसे ही तुम्हारे पास काम आ जाता है तुम खुश हो जाते हो। क्यों खुश होते हो? क्योंकि काम आया तो फीस भी आएगा, मोटा पैसा वसूल करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो काम आ गया, एंगेजमेंट आ गई। लेकिन यहाँ पे हो सकता है ना, काम आ गया तो तुमने एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लिया बिना कुछ जाने कि वो क्लाइंट कौन है, कैसा है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा। तो तुमने ये सब छोड़ के तुमने क्या किया, उसका क्लाइंट एक्सेप्ट, उसका एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकता है उसको समझने के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे और एक चीज़ ऐड हो गई यहाँ पे तुम्हारा क्या, वो बोलते हैं कि तुम जब एक्सेप्ट करोगे, अगर तुम एक्सेप्ट करोगे या फिर कंटिन्यू करोगे किस चीज़ को, क्लाइंट के रिलेशनशिप को, क्लाइंट के रिलेशनशिप को, या फिर स्पेसिफिक एंगेजमेंट को, स्पेसिफिक एंगेजमेंट को, या तुम एक्सेप्ट करोगे, नया काम को तुम एक्सेप्ट करोगे या फिर पुराने काम को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तुम एक्सेप्ट करोगे या कंटिन्यू करोगे किसको, क्लाइंट के रिलेशनशिप को या स्पेसिफिक एंगेजमेंट को, ठीक है। क्लाइंट का रिलेशनशिप मतलब नया क्लाइंट आता है उसको तुम एक्सेप्ट करते हो, या फिर पुराना क्लाइंट है उसको तुम कंटिन्यू करते हो, या फिर नया एंगेजमेंट है, उसी क्लाइंट का नया एंगेजमेंट है तो उसको तुम एक्सेप्ट करते हो, या फिर उसी क्लाइंट का पुराना एंगेजमेंट है तो उसको कंटिन्यू करते हो। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, तो ये जब चीज़ें होती है ना, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आता है। स्टैंडर्ड बोलता है कि यहाँ पे भी तुमको कुछ कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डालना पड़ेगा तुम्हारे सिस्टम में। तो ये एक बात आती है। फिर देखो, तुम्हारे फर्म में पार्टनर तो होते हैं, एचआर भी तो होता है ना जिसका कुछ काम नहीं होता है। तो यहाँ पे एचआर को काम दिया गया है, ठीक है। क्या काम दिया गया है, देखो एचआर का जो भी काम है ना, ये तुम्हारे जो एम्प्लॉय है ना वो एकदम एडवांस लेवल पे होने चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। उनको नया नया जो भी इंडस्ट्री में चालू है, जो नया रेगुलेशन में आया है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस वजह से ना वहाँ पे उन्होंने क्या किया, तुम ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ कि तुम्हारे एम्प्लॉयज़, तुम्हारा एंगेजमेंट टीम अप टू डेट रहे, हमेशा हमेशा अप टू डेट रहे तुम्हारे इन्फॉर्मेशन को लेके, तुम्हारे कंप्लाइंस को लेके, तुम्हारे बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो इस वजह से ना यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस के ऊपर भी इन्होंने क्या किया है, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डालने को बोला है। कहाँ पे, तुम्हारे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है, देखो काम तो कौन करेगा, काम तो एंगेजमेंट टीम करेगी। मतलब जो एंगेजमेंट पार्टनर के नीचे जितने लोग हैं जो बैठे, अभी तक तो हम इधर उधर भटक रहे थे कि ये पॉलिसीज डालो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये जो लोग काम करेंगे, ये जो लोग काम करेंगे ना, इसके ऊपर ज़्यादा क्वालिटी होना चाहिए ना, इसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। तुमने इसके ऊपर कंट्रोल लगाओ कि ये जो लोग काम कर रहे हैं ये क्वालिटी काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसको इन्होंने एक वर्ड दिया है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ईजीएमटी क्या है, एंगेजमेंट है, ठीक है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस,
मतलब तुम्हारा एंगेजमेंट कैसे परफॉर्म हो रहा है उसको तुम क्या करो, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को देखो, उसके रिलेटेड कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स डाल दो ताकि तुम्हारा एंगेजमेंट का क्वालिटी अच्छे से बना रहे। और अभी तक हमने जितने भी देखे ना सारे, इसके ऊपर तुमने और एक चीज़ देखनी है क्या, ये सब को तुमने मॉनिटर करना है। ये सब के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को तुमने मॉनिटर करना है। उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसमें डिफिशिएंसी हो सकती है, जो तुमने पहले सेट किया था उसको चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारे हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे तुमको उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। यही तुम्हारे पॉइंट थे, यही तुम्हारे कौन से पॉइंट थे। यहाँ पे तुमको एक लीडरशिप के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर डालने पड़ेंगे, फिर इथिकल रिक्वायरमेंट को लेके कुछ पीपी डालने पड़ेंगे, फिर एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को देके कुछ करना पड़ेगा, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को ऐड करना पड़ेगा और इन सबको मॉनिटर करना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें आती है तुम्हारी। यहाँ पे तुमने अगर देखा तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल रिक्वायरमेंट को देखना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट के रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट को देखना है, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। इतनी चीज़ें आती है इसके स्टार्ट में। अब जाते हैं हम डिटेल में, और यही सारी चीज़ें तुम्हारे कहाँ पे आती है, जैसे 220 में आती है। अगर तुमको देखना है जैसे 220 में देखो, लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर इथिकल रिक्वायरमेंट आ जाती है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट आ जाती है, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, सिर्फ यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की जगह असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम है, फिर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस आ जाता है, फिर मॉनिटरिंग आ जाती है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। तो तुम्हारा ऐसे 220 ना बहुत ऐसी हो जाएगा, इसकी टेंशन तुम छोड़ दो।